तो दोस्तों अब ज्यादा पीछे नहीं, केवल 2019 तक पीछे जाइए, जिस समय कोविड क्राइसिस दुनिया को जकड़े हुआ था। एक समय आया था कि जब भारत को भी काफी अच्छे स्तर पर कोविड-19 ने लपेट रखा था, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने फाइनली वो जंजीरें तोड़ी, वैक्सीन निर्माण किया और सबसे बड़ी बात कि वैक्सीन को पूरी दुनिया में हम लोगों ने भेजा, जिसे हमने नाम दिया था वैक्सीन डिप्लोमेसी, या हिंदी में अगर देखें तो वैक्सीन मैत्री। अब दोस्तों इसका इम्पैक्ट कुछ ऐसा हुआ कि भारत को इसने ग्लोबल पावर की स्टेटस दिलवा दी। आज आप देख पा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस भी देश में जाते हैं वहां पर उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का ट्रीटमेंट मिलता है। ये आप मत सोचिए कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिविजुअल को मिल रहा है, बल्कि वो 140 करोड़ के देश भारत को मिल रहा है। जब वो पापुआ न्यू गिनी जाते हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर उनके चरण स्पर्श करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहां के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी को द बॉस कहते हैं। इसराइल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर नेफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहते हैं कि यार आप हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर हैं, आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। हालांकि ये थोड़ा सा इंडिविजुअल लगता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारत की ग्लोबली जिस हिसाब से अब तारीफ हो रही है, या फिर अब ग्लोबल लेवल पर भारत को जिस हिसाब से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ये बता रहा है कि भारत के कदम बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं। आपने इसी दौरान देखा जब पापुआ न्यू गिनी भारत के प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे, तो वहां पर उन्होंने एक सजेशन दिया और ये कहा कि इंडिया को होना चाहिए ग्लोबल साउथ कंट्रीज का लीडर। और ये चाइना के ऊपर एक चाबुक से कम नहीं था, क्योंकि ये सपना तो खुद चाइना पाले हुए था, लेकिन चाइना के कर्म कुछ ऐसे हैं कि वो चाह कर भी और कितनी भी पावर अर्जित करके ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअली हम जानते हैं कि नॉर्थ और साउथ दो भागों में कंट्रीज बटी हुई है, तो जो साउथ के क्षेत्र की कंट्रीज है जिसमें भारत भी आता है, उन सभी का प्रतिनिधित्व भारत करे। ये सारे इतने परिवर्तन एक साथ देखने के लिए कैसे मिल रहे हैं, और वो भी सारे के सारे पॉजिटिव। तो इसमें कई सारी चीजें निहित है। एक तो वही जो मैंने आपको बताया कि दुनिया के इतने देशों को मदद की थी कोविड के समय, वैक्सीन वगैरह भिजवाई, तो यहाँ पर भारत की पोटेंशियल देखने के लिए मिलती है कि भारत खुद जो कि 140 करोड़ लोगों का देश है, उनको अपने यहाँ पर वैक्सीनेशन की इतनी प्रॉब्लम जानी चाहिए। इसके बावजूद वो लोग वैक्सीन का निर्माण इस लेवल पर कर पा रहे हैं कि अपने यहाँ करने के बाद विदेशों में भी फ्री में बांट रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात निकल कर आई। इसके अलावा उन्होंने देखा कि जब सारे के सारे देश उस दौर में स्वार्थी हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भारत ने बिल्कुल भी स्वार्थ न दिखाते हुए वैक्सीन को गरीब देशों तक भेजा। तो यहाँ पर भारत का जो डेडिकेशन है और जो सबको साथ में लेकर चलने की पॉलिसी है वो दिखती है। इसी दौरान भारत ने मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी बढ़ाई। इसी दौरान भारत की जो जीडीपी थी वो भी इतनी बड़ी कि अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बन चुके हैं। इन फ्यूचर बहुत ही जल्द 1-2 साल बड़ी मुश्किल से उस समय हम लोग दुनिया की 4थी सबसे बड़ी या 3री सबसे बड़ी जीडीपी भी बन सकते हैं, जिस दौरान हम लोग जापान और जर्मनी को पिछाड़ेंगे। तो ये सारे कारण एक साथ निकल कर आते हैं कि भारत की हर मंच पर तारीफ हो रही है और हर मंच पर भारत की तवज्जो बढ़ रही है। पिछले कुछ दशकों में अगर देखें तो चाइना के साथ भी स्टार्ट ऐसे ही हुआ था। जब चाइना ने अपने आप को ग्रो करना शुरू किया तो चाइना के प्रति दूसरे देशों का जो रवैया था वो ऐसे ही धीरे धीरे बदलते गया। हालांकि चाइना उस समय भी स्वार्थी था, तो जो देश उनको सम्मान देते थे उसके पीछे डर था या अपना खुद का स्वार्थ था या जो भी आप कहें वो था, लेकिन भारत को खुले दिल से सम्मान दिया जा रहा है। अब इस बात का फायदा भारत ने उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब लीडरशिप जैसी बात आ गई है कि साउथ ब्लॉक की कंट्रीज को आप लीड करेंगे। तो अगर ऐसा है तो इसके लिए सिंहासन तो जरूरी है ना। इसी वजह से अब देखा गया है कि भारत ने अपनी रणनीति में एक परिवर्तन किया है। देखिए, पहले भारत की एक रणनीति होती थी आतंकवाद को लेकर, जिस पर भारत आज भी अडिग है। भारत को आप किसी भी मंच पर लेकर जाइए, वहां पर भारत आतंकवाद का मुद्दा जरूर उठाएगा। और दुनिया भर में आतंकवाद को जो रिकॉग्नाइज किया गया है उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ भारत का है। भारत ने किसी भी मंच को नहीं छोड़ा। तो अब इसी तरह का काम भारत ने यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता और वीटो पावर के लिए भी करना शुरू कर दिया है। दुनिया के वो सारे संगठन जिससे कोई लेना देना नहीं है यूएनएससी का, उन संगठनों के बीच जाकर भी भारत अब यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाने की पुरजोर तरीके से कोशिशें करने शुरू कर चुका है, जिससे कि भारत एक ग्लोबल समर्थन हासिल करना चाहता है। इसका एक एग्जांपल देखने के लिए मिला ब्रिक्स संगठन में। हम सभी जानते हैं कि इस बार ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है साउथ अफ्रीका। और इस समय की अगर बात की जाए तो हाल ही में ब्रिक्स समूह के जितने विदेश मंत्री थे उनकी एक मीटिंग आयोजित की गई थी साउथ अफ्रीका में, जहां पर भाग लेने के लिए भारत की तरफ से एस जयशंकर साहब भी पहुंचे थे। और ब्रिक्स सम्मेलन में जब एस जयशंकर साहब बोल रहे थे उस दौरान उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा तो उठाया ही उठाया, उसको फंडिंग करने वाले देशों को भी फटकार लगाई, यानी चाइना पाकिस्तान दोनों को। लेकिन इसी के साथ साथ यूएनएससी में रिफॉर्म्स की बात भी उन्होंने छेड़ दी। उन्होंने कहा कि हम लोग 20 सालों से ये मुद्दा उठा रहे हैं कि यूएनएससी में बदलाव लाए जाएं और यहाँ पर जितने जल्दी हो सके रिफॉर्म्स किए जाएं। और इसके लिए उन्होंने एकजुटता दिखाने की बात कही, यानी यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे टारगेट किया है चाइना और रशिया को, क्योंकि ब्रिक्स के ये दो भी मेंबर हैं और ये दोनों यूएनएससी के परमानेंट सदस्य हैं। इनकी भी स्वीकृति चाहिए होगी तभी जाकर रिफॉर्म्स लाए जाएंगे।
और इसी के साथ साथ ये जो मुद्दा ब्रिक्स के अंदर उठाया गया है, इसका एक दूसरा मतलब भी हो सकता है, और वो ये है कि ब्रिक्स के अंदर ब्राजील भी शामिल है। अब ब्राजील भी यूएनएससी में रिफॉर्म्स लाए जाए इसके लिए पक्षधर है। इसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका, जहां पर ये ब्रिक्स सम्मेलन इस समय चल रहा है, वो खुद भी यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहा है और इसका पक्षधर है। वो भी चाहता है कि अफ्रीकन उपमहाद्वीप से भी किसी एक देश को यूएनएससी का परमानेंट सदस्य बनाया जाए और उसे वीटो पावर दी जाए। तो अल्टीमेटली भारत ने अपनी स्ट्रैटेजी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है और अब हर मंच जहां से संभव हो सकता है कि वो यूएनएससी की सुधार की बातें विश्व पटल तक रख सके, वहां से रखने की कोशिश कर रहा है। और इस दौरान जो हम लोग मुद्दे उठाते हैं वो सर्वमान्य हो सकते हैं कि यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स की आवश्यकता इस वजह से है क्योंकि बहुत थोड़े से मुट्ठी भर देशों के हाथों में पूरी दुनिया की किस्मत दबी हुई है। कुल 5 देश ऐसे हैं जो कि डिसीजन मेकिंग के पद पर बैठे हुए हैं और ये पूरी दुनिया को हैंडल कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये जो संगठन बनाया गया है ये आज की परिस्थितियों के हिसाब से है ही नहीं, ये 80 साल पहले की परिस्थितियों को देखते हुए बनाया गया था। तो आज के परिप्रेक्ष्य में से ढलने के लिए हर हाल में रिफॉर्म्स लाने चाहिए। तो अल्टीमेटली भारत अपने लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है वैश्विक स्तर पर, जिससे कि वैश्विक समर्थन भारत को मिले। और जब भी यूएनएससी में रिफॉर्म्स लाएं, देखिए लाना तो है, आज नहीं तो कल रिफॉर्म्स जरूर आएंगे, और वो जब भी रिफॉर्म लाए जाएं उसमें सबसे पहला नाम भारत का ही हो। इस बात की पुष्टि करना चाहता है भारत, और ये सारे कारण है कि अब हर मंच से यूएनएससी में रिफॉर्म लाने के लिए भारत प्रयासरत है। इस पूरे मुद्दे पर आप आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।